गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। और सबसे पहले मैं आपको अब मेरे चैनल की तरफ से होली और धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो प्रीति जैन मैम है और उनसे जानेंगे कि पूरी जर्नी इन्होंने कैसी सफलता प्राप्त की थी, कब जॉब लगे थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, इनकी पूरी जो सफलता की कहानी है वो आज आपके सामने है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं मैम का अपने चैनल सबसे बड़े मोटिवेशन में। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। तो मैम सबसे पहले आपका जो शुरुआती परिचय है वो एक बार दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम प्रीति जैन है। मैं वर्तमान में यहाँ टाकरड़ा में निवास करती हूँ। मेरा पैतृक गांव मारोट, जिला नागौर है। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग भी वहीं थी। वहाँ से मैं यहाँ ट्रांसफ़र होके आई हूँ। मेरे पति की यहाँ सर्विस है और मेरा गांव है ये ससुराल टाकरड़ा, तहसील चोमू, जिला जयपुर। और मेरी जॉब भी यहाँ 15 किलोमीटर पास में आलीसर में कुंभा का वास स्कूल में मेरी पोस्टिंग है। तो मैम आपका जो शुरुआती एजुकेशन करियर है वो बता दीजिए एक बार। अपने सेकेंडरी कहाँ से की? गांव से ही हुई है हमारी एजुकेशन। फर्स्ट से लेके 10th तक तो हमारे वहाँ पे गर्ल्स स्कूल थी, तो वहाँ पढ़ लिए। फिर पास में ही, घर के बिल्कुल पास में ही 11th और 12th के लिए बॉयज़ स्कूल थी, वहाँ हम पढ़े। उसके बाद मैंने एसटीसी की। एसटीसी के बाद एसटीसी प्री टेस्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था उस समय एसटीसी का प्री टेस्ट। पहले परसेंटेज से ही सिलेक्शन होता था, उस समय प्री टेस्ट हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ सेकंड लिस्ट में। फर्स्ट लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड लिस्ट में मेरा नंबर आया। अजमेर से मैंने एसटीसी की। उसके बाद मैंने 1 साल का कंप्यूटर से डिप्लोमा किया और उसके बाद मेरी 2005 में आरपीएससी 2005 में मेरी जॉब लग गई। तो मैम आपके 10th और 12th में कितने परसेंटेज आए थे, कितने परसेंटेज बने थे उस टाइम पे आपके परसेंटेज? 10th के परसेंटेज 63.667% थे मेरे मार्क्स। और हमारे तो उस समय यही बहुत थे, मतलब एक तो जैसे हमारा बैकवर्ड गांव नागौर जिला, जो हमारा बैकवर्ड आज भी एजुकेशन के मामले में बैकवर्ड ही माना जाता है। तो उस समय भी वो खैर जैसे 63 भी थे, तो हमारे तो यूँ था कि भाई बहुत इंटेलिजेंट है ये, मतलब प्रीति बहुत इंटेलिजेंट है। और स्कूल में भी जैसे ऑल ओवर परसेंटेज तो शायद यही रहे, स्कूल में थोड़े ज़्यादा भी रहे होंगे, लेकिन नाम यही चलता था कि भाई अच्छी बच्ची है, पढ़ने वाली बच्ची है, इंटेलिजेंट बच्ची है। तो इसी उसने फैक्ट ने मेरे साथ, मोटिवेशन का काम तो सबसे बड़ा रोल तो इस चीज़ का ही रहा कि भाई सबका यूँ था। जैसे हमारे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाता था, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट रीडर, डिसिप्लिन में, तो सब चीज़ों में। तो उस समय हमारे एक कॉम्पिटिशन रहता था कि ये प्राइज़ भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले। और तो इस तरह से 10th हुई। उसके बाद 11th और 12th बॉयज़ स्कूल में पढ़ते थे। गर्ल्स हमारी बहुत कम होती थी, जैसे 50 बच्चे बॉयज़ होते थे तो 5 लड़कियाँ होती थी। हम इतनी थी, हम 11th क्लास में भी। 12th में फिर एक कम हो गई और हम 4-5 बस इतने ही बचते थे। तो उसमें भी जैसे मैंने क्लास टॉप ही की थी, 80% से मैंने 11th किया था बॉयज़ में सब में यूँ। और उसके बाद 12th में भी मैं टॉपर रही थी, 71.02, मतलब इस तरह से मार्क्स आए थे मेरे। तो मैम जैसे काफ़ी बच्चे साइंस वगैरह लेते हैं, कोई कॉमर्स लेता है, कोई एजी लेता है, तो आपने ये कला वर्ग क्यों चुना, आर्ट्स क्यों चुनी आपने 11th में? इसलिए चुनी कि इच्छा तो साइंस की थी। यूँ मानते थे भाई साइंस वालों को इंटेलिजेंट माना जाता है, इसलिए अपने को भी साइंस लेनी चाहिए। लेकिन गांव में सुविधा इतनी थी कि भाई आप या तो आर्ट्स ले सकते हो या कॉमर्स ले सकते हो। तो कॉमर्स के लिए भी जैसे बड़े लोगों ने आसपास में, जो हालांकि पढ़ा लिखा हमारे कोई नहीं था कि भाई जो ऐसे गाइड करे, लेकिन फिर भी जैसे किसी से फ़ोन पे बात हो अपने रिलेटिव्स वगैरह से, तो ये लड़की है, कहाँ पढ़ाओगे, कहाँ भेजोगे, आर्ट्स ही पढ़ने दो, तो अपने हिसाब से पढ़ भी लेगी, अपने हिसाब से कर भी लेगी। तो इस वजह से हमने आर्ट्स लेके पढ़ाई की थी। और मैम आपको ये किसने सजेस्ट किया कि जैसे आपको शिक्षा विभाग में जाना है, बीएड करना है, टीचर बनना है, ये कैसे हुआ सर? ये सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ। मतलब जैसे 11th और 12th में हम पढ़ते थे, तो वहाँ हमारे एक मैडम थी रेखा शर्मा, वो 3rd ग्रेड टीचर थी। लेकिन 11th और 12th को जब वहाँ व्याख्याता नहीं थे हिंदी के, तब वो हमें उसको लगाया था एडजस्ट के लिए। मैडम को इंटरेस्टेड होगी वो। उस समय मैं तो देखो इतना समझती नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत ही कम एज में 10th कर लिया था। ओनली 13 वर्ष की आयु में मैंने 10th कर लिया और उसके बाद 2 साल में 12th हो गई मेरी। तो 10th में तो ये समझ लो कुछ समझते ही नहीं थे कि क्या है क्या नहीं है, बस ये था कि पढ़ना है और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, रटना है बस। और जैसे जो समझ में आया वैसे कर लिया था। एजुकेशन गांव की थी। 1st to 10th तक, 10th में ही हमें मैथ्स का टीचर मिला है, 9th तक हमें मैथ्स का टीचर ही नहीं मिला। लेकिन वो स्वलगन जो होती है ना, बस वो थी कि पढ़ना। ये नहीं था कि मतलब जॉब करनी है, सर्विस करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। बस पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, मतलब ये नाम होना चाहिए कि हाँ पढ़ती है बच्ची, अच्छी है। उसके बाद जब वो मैडम जब हमें पढ़ाती थी, वो 3rd ग्रेड टीचर थी, लेकिन वो हमें 11th क्लास में हिंदी
सामान्य हिंदी भी पढ़ाती थी, विशेष हिंदी भी हमारे सब्जेक्ट होता था, तो विशेष हिंदी भी वो मैडम पढ़ाती थी। तो वो बहुत अच्छा समझा के पढ़ाना, और वो मोटिवेशन, जैसे वो चाहती थी कि हम आरएएस बने। हम समझते भी नहीं थे आरएएस क्या होता है, लेकिन हम भी सोचने लग गए कि आरएएस ही बनेंगे। लेकिन वो ये कहती थी कि पहले जैसे तुम्हारी बीएड वगैरह हो जाए, तुम कहीं टीचर वगैरह लग जाओ तो तुम्हें आराम रहेगा, तुम्हें सुविधा मिल जाएगी, तुम्हें गाइडलाइन मिल जाएगी एक। तो उस तरह से 12th पास करें, फिर कॉलेज हमें भेजना ही नहीं था, क्योंकि कॉलेज हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो नहीं चाहते थे पापा वगैरह कि गर्ल्स को, आज भी हमारे तो थोड़ा सा ऐसे कम ही मानते हैं इनको गर्ल्स वगैरह को बाहर भेजना। और उस समय तो मतलब आप देख लो 25 साल हो गए, लगभग 96 में मैंने वो किया था। तो तब तो बिल्कुल ही ऐसे नहीं था कि भाई बच्चियों को भेजा जाए बाहर। और कुचामन 35 किलोमीटर दूर पड़ता था, उसमें भी बॉयज ही पढ़ते थे ज़्यादा, गर्ल्स तो कम ही पढ़ती थी। तो फिर उस समय यही डिसीजन रहा कि भाई कभी किसी ने सजेस्ट भी किया था कि इसको वनस्थली भेजा जाए, लेकिन वनस्थली फिर वहाँ के फीस वगैरह वो सुन के वो मैंने ही डिसीजन लिया कि मैं 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। तो मैंने डिसीजन लिया कि इतना खर्चा मेरे अकेले पे हो जाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं पापा, मेरे को तो प्राइवेट ही पढ़ लूँगी मैं तो। फिर जब प्राइवेट का फॉर्म वगैरह भरने अपन ऐसे इधर उधर चर्चा कर रहे थे, तब मुझे सुनने में आया कि एसटीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उसमें परसेंटेज बेस पे तो सिलेक्शन ऐसे मानना जा रहा था कि श्योर ही था, लेकिन अब प्री टेस्ट होगा। तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने, उनके पापा मतलब अच्छे इस चीज़ के लिए तैयार थे वो कि बच्चियों को जॉब करवानी ही है। वो राव जो होते हैं ना अपने उसमें थे वो, तो वो फौज से रिटायर्ड थे। तो वो चाहते थे कि मतलब मेरी बच्चियां कुछ पढ़े। उसके बड़े भाई भी थे, उसके चाचा वगैरह भी हम उम्र थे, तो वो सब इसी लाइन में जाना चाहते थे ना, गवर्नमेंट जॉब वाली में। तो उनके यहाँ से उनको प्रेरणा मिली थी कि वो एसटीसी, वो मेरे भी सुनने में आ गया कि एसटीसी का कोई फॉर्म भरते हैं यूँ। तो मैं भी उनके साथ जाके, मेरे पापा साथ चले गए मेरे, और डाइट में जाके वो फॉर्म भर दिया हमने एसटीसी का। फिर उसके लिए वो प्री टेस्ट हुआ, तो उसका नागौर नंबर आया। तो सबसे पहली परीक्षा तो हमारी यही हो गई कि नागौर, मतलब विवाद तो वहीं क्रिएट हो गया कि नागौर कैसे जाएगी परीक्षा देने। मतलब दादी थी मेरे, तो वही चोरी की जात ने कटे भेजनू, आपने तो वह नागौर आगौर कौन ले जाऊँ। फिर पापा बोल दिए भाई मामा ले जाऊँ साथ, तो फिर हाँ चली जाएगी। फिर तो वहाँ नागौर गई ना, तो मेरा दिमाग खुला कि मतलब मेरे को पहले तो यूँ पता था कि शायद गर्ल्स ही फॉर्म भर रही है। उसके बाद वहाँ भीड़ देखी ना, मेरे क्लास में जो 50 बच्चे थे वो सब गए थे नागौर ट्रेन में। तब पता चला कि सभी करेंगे एसटीसी, मतलब सब भरेंगे। फिर जब मैं एसटीसी का प्री टेस्ट देख के आई तो फर्स्ट लिस्ट में नंबर नहीं आया। जब सेकंड लिस्ट में नंबर आया तब भी मुझे ये पता नहीं था कि अभी इसके बाद ट्रेनिंग और होगी। मुझे तो यूँ पता था कि अब तो अपन टीचर ही बन गए, मतलब अब अपनी जॉब लगेगी, अपने को स्कूल अलॉट होगी अब। फिर बाद में पता चला तो फिर कि भाई ऐसे एसटीसी होगी, कुचामन से होती तो कम पैसे लगते। तो उस समय वो भी दुख हुआ कि मतलब अपने तो पापा को फीस भरनी पड़ेगी। लेकिन भाई समझ में यूँ ही बैठा कि नहीं करनी है। वहाँ जब गए ना, एक बार ऐसे ही गई थी मैं कि देख के आते हैं इंटरव्यू के लिए, वहाँ फीस जमा होनी थी। तो वहाँ जब देखा ना कि हमने कुचामन, परबतसर, मकराना हमारे आसपास है, तो यहाँ के लोग वहाँ एग्ज़ाम, मतलब वो भी पढ़ रही है गर्ल्स। तब फिर मैंने डिसीजन लिया कि पापा मेरी भी फ़ीस जमा कराओ। पापा नहीं, मैंने तो मना कर दिया कि मेरा मन नहीं लगेगा, मैं नहीं रहूँ। लेकिन पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, तू मत आना, तेरा मन नहीं है तो फीस जमा करा के चलेंगे। फिर जब घर गए तो मैं तो फेल गई कि मेरे को तो वहाँ नहीं रहना, मेरे को तो अपने घर ही रहना है, मैं नहीं पढ़ूंगी। फिर पापा ने कहा कोई बात नहीं, पैसे लगे तो लग गए। फिर मेरे वो पैसों को लेके फिर जी दुखने लग गया कि पैसे लग गए तो पढ़ लेना चाहिए, अब तो एसटीसी करनी चाहिए। यूँ करके रोते धोते फर्स्ट ईयर निकाला। फिर वहाँ सबसे अटैचमेंट हो गया, हॉस्टल था वहाँ पर। और फिर सेकेंड ईयर हुआ। फिर जब मैं घर आई तो हमारे उस समय ये कंप्यूटर चले थे 11th-12th में। कंप्यूकॉम नाम से एक संस्था आई थी, तो उन्होंने, वो जो चाचा जी थे हमारे पड़ोस में ही थे थोड़े से दूर, वो चाहते थे, उन्होंने कंप्यूकॉम खोला था। तो 11 फ्रेंचाइजी ले रखी थी मतलब उन्होंने। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया पापा से मिलके। उनको चाहिए थे स्टूडेंट अपने जोड़ने के लिए, और स्टूडेंट मिले कौन, तो थोड़ा संपन्न भी हो, थोड़े पैसे भी पे करे और उनके स्टूडेंट जुड़ जाए। और उन्होंने मेरे को सेलेक्ट कर लिया मन में ही कि भाई इसको मोटिवेट करेंगे तो इसके पीछे 4 लड़कियां और तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैं एक तरह से रोल मॉडल हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि मैं अजमेर पढ़ के आ गई थी 2 साल। तो सबको लगता था कि बहुत होशियार है, तो अजमेर पढ़ के आई है, अजमेर रह के आई है। था क्या, कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे माहौल सा क्रिएट हो गया था समाज में, गाँव में, कि अच्छी बच्ची है, पढ़ने वाली बच्ची है। तो उन्होंने मेरे को सेलेक्ट कर लिया मन में। थोड़े से तेज थे, मतलब इसे अपन कूटनीतिज्ञ टाइप, हाँ समझ गया, अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन थे। तो उन्होंने मतलब सोच समझ के मुझे चुना कि इसको करते हैं अपन, जो 14,000 की फीस है तो भाई 12,000 में करवा देंगे, यूँ करके। तो मैं जुड़ गई, मुझे भी एक लगन सी हो गई कि मैं भी अब नावा अप डाउन करूँगी। 12 किलोमीटर पड़ता है हमारे वहाँ से। तो मैंने वो सब उनके कहने पे वो ज्वाइन किया। और उन्होंने मुझे कहा तो ये था कि पीजीडी से करवाएंगे।
मुझे भी पता नहीं था और पता नहीं उनको पता था या उन्होंने मुझे नहीं बताया कि भाई ग्रेजुएशन के बाद पीजीडीसी होगी। जो 12th ही पास आउट है उनके लिए तो डीसीए ही है। तो उन्होंने मुझे कोर्स तो करवाया पीजीडीसीए का, ताकि मैं कहीं बीच में नहीं छोड़ दूँ। और डिप्लोमा मुझे एग्ज़ाम दिलवाया गया डीसीए का, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है वहाँ से, और जयपुर सेंटर आया था उसका। तो अब उसमें भी क्या था कि वहाँ भी कोई टीचर वगैरह फैकल्टी बहुत अच्छी नहीं थी, पर खुद ही पढ़ के, जैसे वर्ड पढ़े, कंप्यूटर उस समय चला ही तो था, वही वर्ड पढ़ा एडिट, तो भाई एडिट का क्या मतलब होता है, उसको डिक्शनरी में सर्च करना, डिलीट, सेव, इन सब चीज़ों को मतलब डिक्शनरी में देख के वो जो वहाँ बताते थे ना टीचर, वो मैं उनको रटा के, मतलब यूँ हो गया था कि मेरे को कंप्यूटर में भी सब आता है। भले ही मैंने कंप्यूटर नहीं चलाया कभी बैठ के, न उन्होंने मुझे बिठाया न मैंने चलाया, लेकिन फिर भी मन में यूँ था कि कंप्यूटर भी मुझे आने लग गया। फिर अब उनके पास ये था कि 11th-12th में जब कंप्यूटर की क्लास चालू हो गई थी सीनियर स्कूल में जहाँ मैं पढ़ी थी, तो मैं उस समय 15-16 साल की, 17-18 साल की हो गई थी मतलब मैं। तो उस समय उनको क्या करना था, वहाँ टीचर लगाना था। कंप्यूकॉम की फ्रेंचाइजी थी उनके पास, उन्होंने उस टीचर बनने के लिए भी मुझे ही सिलेक्ट कर लिया कि तू एक बार जाके आना। मैं वहाँ पे वो जो बच्चे थे वो मेरे से ही बड़े बड़े थे, एज में भी थे और वैसे दिखने में करने में भी थे। तो मुझे वो बोले तू सब कर लेगी। उन्होंने मुझे खूब मोटिवेट किया। वो लड़के क्या है तेरे सामने, कुछ आता ही नहीं उनको, वो क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी मैं प्रिंसिपल सर से बात करूंगा कि वो तेरे को लड़के परेशान नहीं करेंगे। उस समय हमारे यहाँ क्या माहौल होता था कि गर्ल्स और बॉयज आपस में बात नहीं कर सकते थे, बात करते थे तो फिर उसकी बात बन जाती थी, उसको अदरवाइज ही लिया जाता था। तो ये सब चीज़ें थी ना, तो मुझे थोड़ा सा डर ही लग रहा था कि भाई बॉयज स्कूल में क्यों जाना बिना मतलब। लेकिन वो उनके कहने पे, और वही जैसे वो मेरा खर्चा भी तो निकल रहा था ना, कि मेरे को जो उसकी फीस देनी पड़ रही थी मेरे डीसीए की, वो मुझे उधर से मिल रही थी। तो वो पूरा गणित बिठा के, फिर यूँ भी एक था एक कि इकोनॉमिक्स मेरे पास एक सब्जेक्ट था, तो वहाँ हमारे लेक्चरर नहीं था और हमें इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाई गई थी, क्योंकि 11th में हमारे पास बहुत अच्छे लेक्चरर थे। 12th में नहीं थे, लेकिन 11th में अच्छे लेक्चरर थे। 12th में हमारे जो कॉमर्स पढ़ाने वाले सर थे ना, अकाउंट्स पढ़ाने वाले, उन्होंने हमें जो बाजार वाले रिलेटेड जो चैप्टर थे ना, वो उन्होंने अच्छे से पढ़ा दिए थे। तो मतलब एक अच्छा स्कोर कर लिया था मैंने भी, इकोनॉमिक्स में डी लगा था मेरे। और तो मुझे यूँ लगता था कि अगर मैं स्कूल जाऊँगी ना, तो हो सकता है मुझे ट्यूशन भी मिलेगी। भाई 12वीं क्लास से 11th-12th से जुड़ूंगी ना मैं, तो मुझे इकोनॉमिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए, मतलब इंग्लिश भी मेरी ठीक थी, तो मेरे को ऐसे लगता था कि जैसे हमारे बच्चों को, मेरी क्लास में और बच्चों को जो कुछ नहीं आता था ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं इनको ऐसे तो पढ़ा सकती हूँ, बराबर वालों को भी, कि भाई मैं इनको पास तो करवा दूंगी। और मैंने उनको ऐसे मोटिवेट भी किया कि मेरे पास आओ ट्यूशन पढ़ने, और मैं मतलब अगर आप पास नहीं होना तो पैसे मत देना, या आपने जो दिए हुए पैसे है ना वो वापस ले जाना, लेकिन एक बार आओ आप मेरे पास। तो मैंने ये सोच के वो स्कूल भी मैंने ज्वाइन किया। 2 पीरियड लेने होते थे, एक 11th का और एक 12th का, 35-35 मिनट के 2 पीरियड 10 बजे वाले स्कूल में। तो ये सब करके फिर वो मैं वहाँ जुड़ी, तो मुझे वहाँ से भी हमारे एक स्कूल चलती थी गायत्री शिक्षण संस्थान, तो उनके पास इंग्लिश टीचर की कमी थी। तो उन्होंने सोचा कि 1800 रुपये में अपन इसको 9th-10th को 2 पीरियड अपने ये पढ़ा लेगी। तो फिर मुझे वो भी एक मोटिवेशन मिला कि मैं वहाँ पे उनके पास 1200 बच्चे थे प्राइवेट स्कूल में, तो 9th और 10th के लिए भी उन्होंने मुझे हायर किया, और 800 रुपये पे करते थे वो मुझे 2 पीरियड के। लेकिन वो उस समय बहुत थे, उस समय के हिसाब से बहुत थे वो पैसे। हाँ, उस समय बहुत थे। मैं पैरा टीचर भी थी वहाँ पे, उस समय मैं पैरा टीचर भी बन गई थी। तो भाई सुबह जल्दी उठना, एक बैच 3-4 बच्चे ही जुड़े थे मेरे से, 3-4 सुबह 3-4 शाम को इंग्लिश के लिए और 3-4 इकोनॉमिक्स के लिए। तो मैं वो करके वो प्राइवेट स्कूल में जाती गायत्री में, फिर उसके बाद मेरे खुद का स्कूल, ये अपना गवर्नमेंट स्कूल, उसमें फुल टाइम। फिर उसके बाद आके वो बच्चे, फिर उसके बाद जब ये आरपीएससी की वैकेंसी निकली, तो वो सब चीज़ें तो मैंने छोड़ दी। वो कंप्यूकॉम भी वो हट गया था मेरे से, टीचर आ गया था वहाँ पे, और वो डीसीए का भी कोर्स पूरा हो गया था। फिर मेरे को केवल स्कूल जाना होता था, और मेरे पड़ोस की जो छोटी बच्चियाँ थी ना 12th क्लास में, उनको कोई दिक्कत होती तो वो मैं बता देती थी। और फिर साथ में मेरे को जब इसकी वैकेंसी निकली ना, तब मैंने इसके लिए तैयारी करने लग गई थी मैं, और बस ऐसे ही करती थी सुबह शाम ऐसा। तो कोई ऐसे फिक्स टाइम टेबल था आपका जैसे, या फिर वैसे ही पढ़ते थे बिना टाइम टेबल के वगैरह कुछ? बिना टाइम टेबल के ही, मतलब ये था कि स्कूल में मुझे अच्छा सपोर्ट था। स्कूल में बच्चे हमारे पास 400 थे, 1 से 5 तक प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट में, लेकिन स्टाफ वहाँ 10 का था, तो 2-2 बैच कर रखे थे। तो एक सर थे, तो वो चाहते थे कि भाई मैं किताब ले आऊँ तो मैं पढ़ लूँ, भले ही वो संभाल लेंगे, वो तो संभालते ही थे, और वो चाहते भी नहीं थे कि भाई मैं उनको डिस्टर्ब करूँ। तो वो ऐसे कहते थे भाई तू तो किताब लिया वो कर, सारी बेटर पढ़ ले वो कर। तो थोड़ा तो उस समय पढ़ लेती थी, और थोड़ा फिर घर आके
इस तरह से पढ़ के ऐसी क्या वजह थी कि आपको जैसे गवर्नमेंट जॉब बनना था, जैसे मुझे कि ये सरकारी और आरपीएससी की वैकेंसी आ गई, तो ऐसी क्या वजह थी कि मुझे इसमें लगना ही है? आपको ऐसा क्यों आया कि मुझे गवर्नमेंट शिक्षक बनना है? मैं पैरा टीचरशिप में जा रही थी, तो फुल टाइम ही जा रही थी, तो 1200 रुपये में मैं फुल टाइम जॉब कर रही थी। तो फिर ऐसे तो मैं अगर फुल इतने समय मुझे रहना है स्कूल में, तो मैं फुल टाइम के लिए रहूँ, मैं फुल पेमेंट पे ही रहूँगी ना मैं। तो इसलिए उससे तैयारी करते हैं। तैयारी करने में भी मुझे पता नहीं था कि इतना सारा कंपटीशन, और आरपीएससी भी उस समय फर्स्ट लगी थी। उससे पहले आरपीएससी नहीं हुआ करती थी, वो सब परसेंटेज बेस ही चलता था, लेकिन उस समय फर्स्ट बार आरपीएससी हुई। तो मुझे लगा उस समय भी मेरे किताब वगैरह खर्च करने में ऐसे मेरे को यूँ नहीं था इंटरेस्ट कि भाई पैसे खर्च किए जाए, क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वो मैंने जब एसटीसी के प्री टेस्ट के लिए तैयारी की थी ना, मैंने उसी किताब को पढ़ लिया पूरी को, वापस पढ़ लिया आपने। और फिर पापा जैसे जयपुर गए, तो अब यू नॉलेज ही नहीं है कि कौन सी बुक लानी है, किससे पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस होना है, कुछ नहीं। पापा आप तो बोल रहे ना उसको जाके कि भाई 3rd ग्रेड की जो इसके लिए आई, तो पीसीपी पब्लिकेशन की जो आई थी किताब, पापा एक किताब ले आए। फिर मैं वो किताब मैंने पूरी पढ़ ली, क्योंकि पढ़ने की लगन थी मुझे शुरू से ही। मतलब अब मुझे कोई किताब मिल जाए, कोई उपन्यास मिल जाए, कोई मम्मी चाची वगैरह भी कुछ पढ़ती थी ना, तो मैं उस किताब को भी, चाहे बोले मेरे मतलब की नहीं है, लेकिन मैं उसको पढ़ती थी ज़रूर। अखबार भी मैं एक अक्षर भी नहीं छोड़ती थी। जब से मैं 10th में आई थी उसके बाद मैं, हमारे 2 अखबार आते थे, राजस्थान पत्रिका और दैनिक नवज्योति, तो मैं दोनों अखबार को मैं पढ़ने की आदत थी मुझे। इसी तरह मुझे बुक्स पढ़ने की भी आदत थी, तो मैंने जैसे उस किताब को पढ़ लिया, अभी एग्जाम में दे रही थी, डेट आई नहीं थी, तो भाई वो एसटीसी वाली किताब उठा ली। फिर वो मेरी फ्रेंड्स वगैरह मिली, तो उनसे भाई तुम मेरी ले लो किताब, तुम्हारी मुझे दे दो। तो इस तरह से मैंने 2-3 किताबों से पढ़ के, बेस मेरा मजबूत था शुरू से, जो पढ़ा था उसको मैंने गेन किया था मतलब। तो वो और वो जो एसटीसी वाली बुक जो मैंने पढ़ी, उन दोनों को मिला के मिला जुले में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ उस दिन का बताइए कि किसने आपको बताया, किसने फ़ोन किया आपको, और परिवार में माहौल कैसा था? आप कितने खुश थे उस दिन जब आपका सिलेक्शन हो गया था, जब आपको पता उस दिन का कहानी? हाँ, मैं खुश थी। मेरा भाई, छोटा भाई है मेरा, जयपुर पढ़ता था, तो उसको किसी ने बताया कि तारी बहन को रिजल्ट आ गया आज। तो उसने उस समय वो लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे, उसने फ़ोन करा कि है ना सुबह पहले जल्दी कि आज ना जी रिज़ल्ट आएगा तेरा। तो इंतज़ार था भी रिज़ल्ट आएगा। फिर रिज़ल्ट आया तो सिलेक्शन भी हुआ, और तो कोई उस समय था नहीं था, फ्रेंड सर्किल को इतना कुछ नहीं था, किसी को पता ही नहीं चला कि भाई सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था ना कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करती हूँ। मैं बता रही हूँ जैसा कि हमारे यहाँ एजुकेशन का इतना माहौल नहीं, तो मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जा ही रही थी ना, तो किसी को तो यूँ लगा ही नहीं कि भाई इसकी गवर्नमेंट जॉब आज लगी है। यूँ ही था कि स्कूल में तो जा ही रही है, ये गवर्नमेंट स्कूल में जा रही है। जो हमारे पड़ोस में एक भाभी जी थे, वो गवर्नमेंट टीचर है फुल प्लेस, तो वो उनके साथ में जाती थी, उनके साथ में आती थी, तो सबको यूँ ही लगता था ये तो गवर्नमेंट टीचर ही है। फिर लेकिन जिस दिन मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पापा बहुत खुश थे, मेरे को नागौर लेके गए। मतलब 22 मार्च को ही मेरे को ज्वाइन कर लेना था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। बता रही हूँ ना कि इतने ज़्यादा इगर नहीं थे कि भाई ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए। रिजल्ट आ गया, लोग ज्वाइन करने लग गए। मेरी एक बुआ जी है जिनका बेटा टीचर है मोजमाबाद, एज्ड है वो, मेरे पापा से काफ़ी बड़ी है, तो उनका फ़ोन आया कि सब ज्वाइन कर लिया यार, आजकल भाई पीसक हुआ हुआ जिखाने नौकरी लग गए, तू तो न रेगी, तारा नंबर आगो ना, फिर भी थारी जगह कोई दूसरा ने लगा दिया। नहीं आल तक कोई बैठे को नहीं, मगर चिंकू की स्कूल में कत्ता ही जना ज्वाइन कर लिया, आ कौन हो थारो तो कौन नहीं नंबर कट गोर जैसे पत्तो कर यूँ। तब मैंने 1-2 जगह पता किया ना कुछ, जैसे मैं पैरा टीचर थी तो मेरा थोड़ा सा सर्किल बन गया था इस लाइन वालों से, तो जैसे पता किया ना, तो उन्होंने मेरे परसेंटेज पूछे कि आरपीएससी में कितने परसेंट थे, तो मेरे 69 पॉइंट समथिंग थे। तो बोला ये तो अच्छे नंबरों वाले में माने गए, तो इनका सबकी ज्वाइनिंग हो गई थी 23 मार्च को लास्ट। तब फिर बोला तू ऐसा कर, तेरा ज्वाइनिंग जो लेटर मेरे से कम वाली ने ज्वाइन कर लिया था, तब उससे मैंने बात की थी, वो भी पैरा टीचर थी, उससे मैंने बात की, तब मुझे पता। फिर पापा को बताया, तो पापा जिस स्कूल में मुझे ज्वाइन करना था, ये मुझे पता भी नहीं था कि मुझे मेरे घर के जस्ट बगल वाला स्कूल ही मिलेगा। तो एक टीचर को पापा साथ ले गए, भाई टीचर समझेगा इनकी सारी, तो 2 टीचर को वहीं से साथ ले गए कि मैं जा तो रही थी स्कूल से, जुड़ तो गई थी ना मैं, तो वो पापा 2 जने, तो वो एक मेरे पापा और मैं बोलेरो गाड़ी हायर करके हम नागौर गए। नागौर हमारा डिस्ट्रिक्ट है लेकिन दूर बहुत पड़ता है, 220 किलोमीटर था हमारे घर से, लेकिन गाड़ी लेके गए। फिर वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर लिया, वहीं वो मेडिकल करवाया, और रास्ते में मेरे पापा रसगुल्ले का पीपा लेके आए, पूरे गांव में रसगुल्ले बांटे थे। स्कूल ज्वाइन करी, मुझे मारोठ ही मिले थे, जहाँ मेरा पीयर है ना वहीं पे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है। फर्स्ट पोस्टिंग वहीं मिली है? वहीं मिली मेरे को। तो वहाँ जैसे आते आते 4:30 बज गई थी, उस समय 4:30 तक का स्कूल होता था, तो बस वो मध्याह्न पश्चात का ज्वाइन करवा के फिर शाम को पापा ने रसगुल्ले पूरे गांव में बंटवाए, पूरे गांव में बांटे थे, पूरे गांव में खुशी का 4 रसगुल्ले बंटवाए थे। ये मैम जैसे सबसे आप
आपने बताया कि आप इकोनॉमिक्स में अच्छे थे, आपने काफ़ी इसको अच्छे से गेन भी किया इकोनॉमिक्स को, कि जो भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं वो क्या इस सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग मानते हैं, डिफिकल्ट मानते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि वो इसको कैसे ले इकोनॉमिक्स को, उसको कैसे हल करें, 12th में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, इसको आगे कैसे लेके जाए? अर्थशास्त्र के बारे में बताइए कुछ। तो अर्थशास्त्र तो मेरे हिसाब से तो अच्छा सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, और इसमें तो हमें तो जो 3 चैप्टर ही थोड़े कठिन लगते थे, वो बाजार वाले 3 तरह के जो बाजार थे ना, एकाधिकार, अपूर्ण एकाधिकार और एक फर्स्ट वाला पूर्ण अधिकार, तो ये जो 3 चैप्टर हमें तो जब उन सर ने हमें पढ़ा दिया तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी। फिर एक लड़का था जो हमारे कॉमर्स टॉपर था, वो जैन ही था, तो जैसे मैंने थोड़ी सी उसकी हेल्प ले ली, तो उसने भी मुझे सर के बताने के बाद उनके बताने से मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया। तो फिर तो मुझे लगा कि, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको रट लो, ये होता है। फिर इन फ्यूचर वो रटा हुआ काम आ जाता है, और फिर रटी हुई चीज़ें जैसे जैसे आपकी एज होती है ना, तो वो रटी हुई चीज़ें भी आपको समझ में आने लग जाती है कि ऐसा क्यों है, इस तरह से कर सकते हैं। मैम जो जैसे एक और सवाल है कि जैसे आजकल के बच्चों को सोशल मीडिया का रहता है अधिकतर, तो काफ़ी घंटे अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे अपना वेस्ट कर देते हैं, तो अपना पढ़ाई को लेकर सोशल मीडिया को कैसे मैनेज कर सकते हैं? अभी जो इस समय तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सोशल मीडिया को तो छोड़ना होगा सर, ऑफलाइन में ही फ़ायदा है। वो बच्चे मतलब इधर उधर डिस्टर्ब, ध्यान भंग हुए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि इतना कुछ उपलब्ध है फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे, कि आप बच नहीं सकते हो। तो बचने के लिए तो बेस्ट, अगर आप बनना चाहते हो, जीवन में बेस्ट करना चाहते हो, तो आप अवॉइड ही करो उसको, अवॉइड ही करो। हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन बहुत कंटेंट उपलब्ध है सर, जब नहीं थी तब क्या पढ़ते नहीं थे क्या? तो मतलब ऑफलाइन में ही आप कर सकते हैं। हाँ, उसमें मतलब आप जितना फ़ायदा नहीं होगा ना आपको, उससे ज़्यादा आप नुकसान कर जाओगे अपना। तो ऑफलाइन, मेरा तो फेथ ऑफलाइन में ही है। ऑफलाइन में हाँ, हालांकि मेरे बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन, लेकिन मुझे जो फेथ है ना वो ऑफलाइन में ही है। तो मैम, और आपकी अभिरुचि किस में, आपकी रुचि किस में, आपकी हॉबी क्या है इस समय, आपकी मतलब हॉबी क्या है आपकी शुरू से? हॉबी तो सर अब तो घर में ऐसे फंस गए गृहस्थी में, मैं तो संदेश ये देना चाहूँगी कि जॉब करो, घर से बाहर करो, आप घर से बाहर जॉब करो आप। इतने मार्क्स लाओ ही मत आप कि आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिले आपको अपना, अगर आपको उन्नति करनी है, आपको जीवन में कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, मतलब आपको जहाँ आप संतुष्ट हो गए ना, वहाँ आपकी लाइफ खत्म हो गई। जैसे हम 3rd ग्रेड में लग गए, तो हम अगर उसको टारगेट को हम ऐसे ज्वाइन ही नहीं करते हम, तो हम और कुछ कॉलेज लेक्चरर होते, RAS होते, IAS होते, लेकिन जब 3rd ग्रेड ज्वाइन कर लिया, फिर होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया, तो उसके बाद मतलब अपना जो भारतीय सामाजिक परिवेश ऐसा है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते घर में लेके। आप बाहर निकल गए ना आप, तो वहाँ पे आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आपके जॉब के अलावा आपके पास क्या काम रहेगा? आपको अपने सेल्फ जो उन्नति करनी है ना, आपको उसी के लिए आपके पास समय रहेगा। यहाँ तो अपन बहुत सारी चीज़ों से उलझे हुए रह जाते हैं घर में। तो मैं तो ये संदेश दूंगी कि घर से बाहर ही जॉब मिले, मतलब बाहर ही जॉब मिले, अगर उन्नति आगे और करनी है। अगर आपका मतलब खत्म हो गया कैरियर कि बस मेरे को इसके बाद आप सेटिस्फाई हो कि मेरा ये लास्ट है, इसके अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं था, मेरा जीवन का एम यही था और वो मैंने अचीव कर लिया, तब तो घर बेस्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये तो मैंने केवल काम चलाने के लिए किया है, मुझे तो बनना और कुछ था, तब आपको घर नहीं सेलेक्ट करना है, कभी भी होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना ही नहीं है। और मैम जो अभी जैसे थोड़े दिन बाद में बोर्ड एग्जाम्स आने वाली है बच्चों की, 10th 12th की है, जैसे साइंस की, किसी भी सब्जेक्ट्स की, तो उनके लिए क्या संदेश देना कि अपनी तैयारी को कैसे परखें, कैसे अपनी बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, उसके लिए उनके कुछ कहना हो? मैं तो भैया 10th क्लास के स्टूडेंट्स तो थोड़ा कम समझते हैं, मतलब छोटे होते हैं ना एज में। हालांकि आजकल तो बड़े होने लग गए बच्चे, पहले का ज़माना, ऑफलाइन वाला ज़माना ख़त्म हो गया कि 3 साल के बच्चे को अपन 5 साल का लिखा के 10th पास करा दिए, या नहीं लिखा है तो भी पास करा दिए। अब तो भाई पूरे रूल रेगुलेशन चलते हैं, तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैं तो यही संदेश दूंगी कि ध्यान लगा के पढ़ो, और अपना जो समय आप पे कर रहे हो पढ़ाई पे, उसको पढ़ाई पे ही पे करो। अभी आपके पास केवल पढ़ाई का ही काम है, भविष्य में आप पढ़ना चाहोगे ना, लेकिन आपके पास काम इतने होंगे कि आप मतलब मैनेज करना मुश्किल होगा, फिर आप में पढ़ाई अवॉइड होगी। अभी केवल टारगेट, स्टूडेंट के पास कुछ काम नहीं होता मेरे हिसाब से, स्टूडेंट का काम केवल पढ़ने का होता है, तो वो केवल पढ़े ही। अभी उनको क्या लगता है कि दूसरे काम तो ईजी लगते हैं, पढ़ना सबसे है भी, ये मेरा मानना है कि दुनिया में सबसे कठिन काम है ना वो पढ़ना है। बाकी चाहे पत्थर उठवा लो, वो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, पढ़ना सबसे कठिन काम है। तो लेकिन इस कठिनाई को अगर अपन अभी पार कर लेंगे, मतलब अभी थोड़ी मेहनत कर लेंगे, तो लाइफ टाइम, जैसे कहते हैं ना कि एक साइंस है, आप कमा रहे हो, सिग्नेचर करे और पैसे कमा रहे हो आप टेबल पे बैठ के, तो वो चीज़ आपको फ्यूचर में उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर ये 5-7 साल अभी अपन मेहनत कर लेंगे ना, तो उसका फ़ायदा फ्यूचर में मिल जाएगा अपने को।
तो मैम ने बताया कि इस समय जो आपका जो टाइम है उसको अपने काम में लीजिए और उससे आगे का जो फ्यूचर है वो बेहतर होगा। तो मैम कोई एक मोटिवेशन लाइन जो कहना चाहोगे आप, कोई सुविचार, कोई मोटिवेशन लाइन दर्शकों जो देख रहे हैं सभी, कोई इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, किसी में भी हो, कोई सुविचार याद आ रहा है आपको, यदि कुछ कहना चाहते हो तो? एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, तू मत पुजारी बन, तू स्वयं भगवान बनकर जी। बहुत अच्छा मैंने बताया कि एक हिंदी की शायरी से इन्होंने अपने आप को महसूस किया, और जो भी देख रहे हैं वो मोटिवेट होंगे। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से मैम को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू। और मैम को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना अमूल्य समय निकाल कर आज आए। वो एक हाउस वाइफ है, गृहिणी है, मैं समझ सकता हूँ उनको कितना काम होगा, लेकिन फिर भी वो आज आए और अपने को समय दिया। और मैम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इनका जो भी गोल हो, आगे का कोई सपना हो, पूरा हो। धन्यवाद।